हेलो चिल्ड्रन। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। और ये एक नया चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। चिल्ड्रन, ये चैप्टर मोस्टली इजी होता है एक पार्ट को छोड़ के। इस चैप्टर का एक पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी ये चैप्टर जनरली आसान होता है और जनरली फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो बस अगर आपको अच्छे से फॉर्मूला आ गए और फॉर्मूले के पीछे के थोड़े बहुत कंसेप्ट आ गए तो ये चैप्टर आप इजीली समझ जाओगे। नीट या जेडब्ल्यू में एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है इसका, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे इसके। तो चैप्टर इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस एक पार्ट डिफिकल्ट है और वो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हम इसी वीडियो में करेंगे। डिफिकल्ट इसीलिए है, उन लोगों को डिफिकल्ट लगता है जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमज़ोर है, जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हिला हुआ है। उन लोगों के लिए आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि आज का लेक्चर पूरी तरह से मैथमेटिकल रहेगा। तो बस आज ही का पार्ट, इस वीडियो का ही पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी तो ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और आपको मैथ से डर लगता है तो आपके पास याद करने का भी ऑप्शन है। यानी कि एंड में मैं एक रिजल्ट दूंगा, अगर आप वो रिजल्ट याद कर लोगे तो आप मैथ्स को अवॉइड भी कर सकते हो। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट मतलब दूसरा, अल्टरनेटिंग मतलब जो बार बार बदले। तो अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसकी पोलैरिटी बार बार बदलती है। पोलैरिटी बदलने का मतलब इस तरह से समझो, उसके जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, जो करंट का डायरेक्शन है, वो बार बार बदलता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में पहले इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। यानी कि जो करंट है पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। तो करंट बार बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करता है अल्टरनेटिंग करंट में। तो अगर बार बार पोलैरिटी चेंज हो, करंट कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो चिल्ड्रन, जरा ये इस करंट के ग्राफ को देखो। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? इज दिस अल्टरनेटिंग करंट? चिल्ड्रन, ये अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। दिस इज नॉट अल्टरनेटिंग करंट। ये डायरेक्ट करंट है। इट इज डायरेक्ट करंट, मतलब ये डीसी है। डायरेक्ट करंट को डीसी भी बोलते हैं। ये डीसी है, पर क्या ये स्टेबल डीसी है? ये स्टेबल डीसी नहीं है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ये स्टेबल डीसी नहीं है। तो ऐसे डीसी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये फ्लक्चुएटिंग डायरेक्ट करंट है। अब चिल्ड्रन, इस ग्राफ को देखो। इसमें करंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। देखो, टाइम आगे बढ़ रहा है पर करंट वही का वही है। तो इसे हम प्योर डीसी कहेंगे। तो प्योर डीसी में करंट बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करता, करंट जरा भी ऊपर नीचे नहीं होता, करंट की वैल्यू जरा भी कम नहीं होती। अब चिल्ड्रन, अगला जो डायग्राम बना रहा हूं वो अल्टरनेटिंग करंट है। चिल्ड्रन, ये है अल्टरनेटिंग करंट। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है सर, दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका नाम डीसी क्यों, इसका नाम एसी क्यों? ध्यान से देखो, पहले करंट पॉजिटिव था। देखो, इतने पूरे एरिया में करंट पॉजिटिव है, इतने एरिया में करंट पॉजिटिव है। द करंट इज पॉजिटिव ओवर हियर। फिर करंट नेगेटिव हो गया है, टाइम एक्सिस के नीचे आ गया है, यहां करंट नेगेटिव है, यहां करंट पॉजिटिव है। तो करंट की पोलैरिटी बदल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते जा रहा है। तो जब पोलैरिटी बदलेगी तब इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाएगा। देखो, अल्टरनेटिंग करंट का एक और एग्जांपल देखो। ये भी अल्टरनेटिंग करंट है।
पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी। तो पोलैरिटी बदलेगा तो अल्टरनेटिंग करंट होता है, करंट बदलेगा तो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता। देखो यहां करंट बदल रहा है, यह अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। अगर करंट की पोलैरिटी भी बदली तब वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो ये देखो पोलैरिटी बदल रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, पोलैरिटी बदल रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें करंट की पोलैरिटी का चेंज होना जरूरी है। तो चिल्ड्रन अभी अभी हमने देखा अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी वैल्यू भी बदलती रहती है और उसकी पोलैरिटी भी बदल जाती है। ये देखो ये एक अल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हो कभी करंट जीरो है, कभी करंट बहुत हाई हो गया, फिर करंट कभी जीरो हो गया, फिर करंट नेगेटिव हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर बहुत हाई हो गया, फिर जीरो हो गया। तो बार बार ये करंट बदल रहा है, कभी जीरो हो जाता है, फिर बढ़ के हाई पॉजिटिव हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर कम होके होके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें जो करंट है वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, पोलैरिटी भी बदल रही है उसकी। तो अब अगर मैं पूछूं इस करंट की क्या वैल्यू है, तो आप तो बोलोगे दिस करंट हैज मेनी वैल्यूज, करेक्ट ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो करंट की वेव फॉर्म है इसकी क्या वैल्यू है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आप बोलोगे द वेव फॉर्म ऑफ दिस करंट इज एक्चुअली चेंजिंग कंटिन्यूअसली। पर चिल्ड्रन इस करंट का कुछ तो नाम देना पड़ेगा, इस करंट को कुछ तो वैल्यू देना पड़ेगा, इसे किसी तो नंबर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन जब अल्टरनेटिंग करंट की बात होती है तो हम अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर इस वैल्यू से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये समझने में RMS क्या है, पर आप समझ जरूर जाओगे। तो सुनते रहो, एक बार फिर से आपको बताता हूं। अल्टरनेट करंट में वैल्यूज बार बार बदलती है, पर हमें इस अल्टरनेटिंग करंट को एक नंबर देना है, एक वैल्यू देनी है। तो वो वैल्यू दी जाती है रूट मीन स्क्वायर की मदद से। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको समझने में, पर आप समझ जरूर जाओगे। चलिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है और मैंने एक बैटरी लगा दी है उसे। बैटरी V वोल्ट की है और बैटरी डायरेक्ट करंट देती है। बैटरी का करंट ऐसा अल्टरनेटिंग नहीं होता, बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है। तो ये बैटरी डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रही है, तो ऑफ कोर्स करंट फ्लो होगा। ये करंट रेजिस्टर से पास होगा, तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस गर्म होगा। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी, मान लेते हैं वो हीट प्रोड्यूस हुई H इन टाइम T। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, एक बैटरी ली, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो रेजिस्टेंस गर्म हो गया, हीट निकली। कितने टाइम में हीट निकली? T टाइम में। हीट कितनी निकली? H। तो H हीट निकली T टाइम में। अब चिल्ड्रन उसी सेम टू सेम रेजिस्टर को हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जोड़ दिया। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये AC वोल्टेज का सिंबल है, यानी ये वोल्टेज बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता जा रहा है। तो ये जो वोल्टेज है ये बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अब चलिए हमने अल्टरनेटिंग करंट पास किया इस रजिस्टर से, ऑफ कोर्स ये रजिस्टर गर्म हो जाएगा। अगर फिर से हीट जनरेट हुई H इन टाइम T, वही रजिस्टर है, अगर वही हीट उतने ही टाइम में जनरेट हुई, तो मैं कहूंगा RMS वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इसका जो RMS वोल्टेज है वो होगा V। तो RMS का क्या मतलब है?
RMS का मतलब है दिस AC वोल्टेज इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी ऑफ V वोल्टेज। RMS का यह मीनिंग होता है। तो RMS इज द DC इक्विवेलेंट ऑफ AC सर्किट। लिख देता हूं, RMS इज द DC इक्विवेलेंट ऑफ AC। फिर से इसका मीनिंग समझते हैं। मान लो ये 4 वोल्ट है, ठीक है, इसको 4 वोल्ट मान लेते हैं। रजिस्टर 1 ओम, लिख देता हूं, इसको 4 वोल्ट मान लेते हैं। रजिस्टर है 1 ओम। हीट जनरेट हुई H टी टाइम में। अब ये रजिस्टर की वैल्यू भी 1 ओम है, इसमें भी वही हीट H जनरेट हुई उतने ही टाइम टी में। तो मैं बोलूंगा दिस AC वोल्टेज इज एज गुड एज 4 वोल्ट DC। ये AC 4 वोल्ट DC जितना ही अच्छा है, क्योंकि उसी रजिस्टर में ये उतनी ही हीट उतने ही टाइम में क्रिएट करता है। तो मैं बोल दूंगा ये जो AC वोल्टेज है इसका जो RMS वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। तो जब मैं कहता हूं RMS वोल्टेज 4 वोल्ट है, इसका मतलब ये AC वोल्टेज एक 4 वोल्ट की बैटरी की तरह काम कर रहा है, और वो बैटरी इस रजिस्टर में H हीट प्रोड्यूस करेगी टी टाइम में। बैटरी H हीट प्रोड्यूस कर रही है टी टाइम में। तो RMS वोल्टेज क्या होता है? RMS वोल्टेज वो वोल्टेज है जो एक रजिस्टर को दे दिया जाए तो उस रजिस्टर में उतनी ही हीट क्रिएट होगी जितनी की एक प्योर DC सोर्स करे। तो इट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। RMS वोल्टेज भी होता है, RMS करंट भी होता है। इट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट which produces the same amount of heat in a resistor as a pure DC voltage would do in the same time. तो जो RMS वोल्टेज है वो DC का इक्विवेलेंट है। तो अभी हमने RMS वोल्टेज या RMS करंट का मतलब समझा। तो चिल्ड्रन, आपके घर में जो सप्लाई आती है, जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है, डोमेस्टिक सप्लाई का मतलब आपके घर में जो करंट सप्लाई हो रही है, जो कंपनी आपके घर तक करंट पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में MSEB है, दिल्ली में भी कुछ है, मुझे खास नाम याद नहीं है, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ थोड़े दिन, मुझे उस कंपनी का नाम याद नहीं है। मुंबई में रिलायंस भी पावर सप्लाई करती है, टाटा भी पावर सप्लाई करती है मुंबई में, MPEB, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये जो कंपनियां आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है उसे डोमेस्टिक सप्लाई कहा जाता है। तो आपके घर में इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, जिसका आप बिल भरते हो हर महीने, वो AC करंट होता है। तो हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है इज AC वोल्टेज, या AC करंट भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा डोमेस्टिक सप्लाई है वो बार बार चेंज होता है। हमारा डोमेस्टिक सप्लाई कुछ इस तरीके का होता है। ये वोल्टेज है V और ये है टाइम। तो हमारे घर में जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके का वोल्टेज होता है। साइनोसॉइडल वोल्टेज इसे कहा जाता है। तो आपके घर में ये सप्लाई हो रहा है। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि आपके घर पे 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। तो डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया इज 220 वोल्ट। यानी आपके घर में जो ये इस तरह के 3 पिन देखे होंगे ना आपने, ये 3 पिन आपके घर में होते हैं। इसके अंदर आप प्लग घुसेड़ देते हो, मोबाइल का चार्जर घुसेड़ देते हो, टीवी का प्लग घुसा देते हो। तो इसमें इसे कहा जाता है ग्राउंड। ये सेफ्टी के लिए होता है, दिस इज फॉर सेफ्टी, ताकि आपको करंट ना लगे।
अब इनमें से एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है। तो इन दोनों में से कोई एक न्यूट्रल और एक कोई लाइव। तो मान लेते हैं ये लाइव है और ये न्यूट्रल है। तो लाइव और न्यूट्रल इन दो पिन के बीच में 220 वोल्ट की इस तरह का एसी सप्लाई होता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर हाथ डालोगे तो मरना तय है। तो बहुत जोर से झटका लगता है 220 वोल्ट का। तो घर की इन 3 पिन के अंदर आप इस तरह से हाथ नहीं घुसड़ते हो, क्योंकि लाइव और न्यूट्रल के बीच में 220 वोल्ट का फर्क होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्टरनेट करंट तो बार बार चेंज होता है। तो 220 वोल्ट कैसे, हम इसे एक नाम कैसे दे दिया, हमने इसे एक नंबर कैसे दे दिया 220 वोल्ट। तो चिल्ड्रन 220 वोल्ट, देखो ये 0 वोल्ट है, फिर ये कुछ होगा प्लस में कुछ, तो फिर ये वापस से कुछ होगा, ये कुछ अलग वैल्यू, ये कुछ अलग वैल्यू है। वोल्टेज की वैल्यू तो अलग अलग है। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं हमारे घर पे 220 वोल्ट आ रहा है? हमें तो ये बोलना चाहिए हमारे घर में एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई है जिसकी वैल्यू हर सेकंड चेंज हो रही है। अगर कोई पूछे आपके घर पे कितना वोल्टेज है तो आप क्या बोलोगे? हमारे घर में एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई है जिसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा बोलोगे क्या? नहीं, आप क्या बोलते हो? 220 वोल्ट। क्यों, क्या है ये 220 वोल्ट? ये 220 वोल्ट आर एम एस वोल्टेज है। मतलब आपके घर में ये जो वेवफॉर्म आ रही है, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक 220 वोल्ट की बैटरी जितनी कारगर है। क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है, लेकिन इसे कोई तो नंबर देना है ना। तो वो नंबर क्या है? 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज होता है। यानी कि आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आरएमएस सप्लाई है। आरएमएस सप्लाई मतलब ये वोल्टेज, ये जो वेवफॉर्म है, जो वोल्टेज जो बार बार चेंज हो रहा है, ये वोल्टेज एक 220 वोल्ट की डीसी बैटरी जितना काम कर सकता है। चिल्ड्रन, अगर कुछ भी नहीं लिखा है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में तो उसे आप आरएमएस मानोगे। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, एसी करंट इज 3 एम्पियर, इसका क्लियर कट मतलब है कि जो आरएमएस वैल्यू है एसी करंट की वो 3 एम्पियर है। अगर मैं ऐसा बोलूं एसी वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसका मतलब जो आरएमएस वैल्यू आपको मिल रही है वो 220 वोल्ट है। तो कभी भी जब हम कहते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट है, हमारा मतलब है कि वो 220 वोल्ट आरएमएस है, यानी कि वो 220 वोल्ट की बैटरी जितना काम कर सकता है हमारे घर का वोल्टेज। अब आपके घर के बाहर कुछ बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं जिन्हें ट्रांसफार्मर कहा जाता है। उसके ऊपर एक खोपड़ी भी बनी होती है, वहां पे ट्रांसफार्मर के अंदर जाना मना होता है। वहां पे लिखा होता है 22,000 वोल्ट। ट्रांसफार्मर के पास क्या लिखा होता है? 22,000 वोल्ट। आपने देखा होगा घर के बाहर कहीं लिखा होता है, सिर्फ 3 बड़े बड़े मोटे मोटे वायर आ रहे होते हैं और वहां 22,000 वोल्ट लिखा होता है। तो 22,000 वोल्ट का मतलब है वहां पे जो एसी वोल्टेज है उसका डीसी इक्विवेलेंट 22,000 वोल्ट है। यानी वो जो ट्रांसफार्मर एक 22,000 वोल्ट जितनी डीसी बैटरी के जितना काम कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर में जाना सख्त मना है, सुसाइड होगा ट्रांसफार्मर के अंदर जाना। प्लीज ट्रांसफार्मर को कोई भी हाथ ना लगाए, दूर रहे ट्रांसफार्मर से। इट्स माय अपील टू यू। अब चिल्ड्रन, हम आरएमएस का मतलब तो समझ गए, पर वो 220 वोल्ट वो नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या फॉर्मूला है आरएमएस करंट का? तो चिल्ड्रन, आरएमएस करंट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। आरएमएस करंट इज गिवन बाय, देखो इसके नाम से ही फॉर्मूला बन जाएगा। नाम है रूट, तो एक बड़ा सा रूट बना दो। फिर मीन, तो डिवाइड कर, मीन में हम लोग डिवाइड करते हैं ना, यहां डिवाइड करना है टाइम फॉर विच आरएमएस इज टू बी कैलकुलेटेड।
तो रूट रूट बना दिया, मीन डिवाइड बाय टाइम कर दिया, और स्क्वायर वेवफॉर्म को स्क्वायर करके इंटीग्रेट करना है। यह है आरएमएस करंट का फॉर्मूला। अगर आरएमएस वोल्टेज बोलो तो फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, बस करंट की जगह वोल्टेज लिखना है। तो क्या होगा इसका आरएमएस का फॉर्मूला? रूट डिवाइड करके मीन और वेवफॉर्म के स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। यह होता है आरएमएस का फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले की मदद से हम पता लगाते हैं आरएमएस वोल्टेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चिल्ड्रन, आपके घर में ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म आ रही है, जो साइनोसॉइडल करंट आ रहा है, जो साइनोसॉइडल वोल्टेज आ रहा है, साइनोसॉइडल मतलब साइन, साइनोसॉइडल को शॉर्टकट में साइन वेव बोलते हैं। तो ये जो साइनोसॉइडल करंट या साइनोसॉइडल वोल्टेज आ रहा है, इसकी आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ओवर ए कंप्लीट साइकिल। मतलब जो हमें टाइम लेना है वो कंप्लीट साइकिल जितना लेना है, मतलब एक पूरे साइकिल का टाइम लेना है। तो चिल्ड्रन, ये है एक साइकिल, देखो यहां से लेके यहां तक एक साइकिल है, और एक साइकिल के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो जो रिक्वायर्ड टाइम है, क्वेश्चन में दिया है कि जो टाइम है वो एक कंप्लीट साइकिल का होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड टाइम टी है। अब फॉर्मूला में डाल देते हैं, द आरएमएस करंट फॉर ए साइन वेव। हम साइन वेव के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। द आरएमएस करंट फॉर ए साइन वेव इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो रूट ले लेता हूं, रूट, और कितने के लिए हमें एवरेज नहीं, सॉरी, कितने के लिए हमें आरएमएस निकालना है? हमें आरएमएस कितने के लिए निकालना है? हमें आरएमएस निकालना है एक पूरे साइकिल के लिए। तो जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल टी। और ये एक साइन वेव है, साइन वेव के वेव फॉर्म का इक्वेशन यहां दिया है, तो यहां होता है वेव फॉर्म का स्क्वायर। वेव फॉर्म क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इंटू डी टी। यहां आई नॉट क्या है? आई नॉट इस वेव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना, इसे आई नॉट कहा जाता है। तो आई नॉट इज द पीक करंट, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, आई नॉट को पीक करंट कहा जाता है। और जो टाइम हमें जिसके लिए इंटीग्रेट करना है, द टाइम इज फ्रॉम 0 टू टी, और फिर इस वेवफॉर्म को स्क्वायर भी करना है। ये हो गया परफेक्ट। तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, रूट, और आरएमएस निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए, तो डिवाइड बाय टी कर दिया, पूरे साइकिल का टाइम लिख दिया। और ये जो वेवफॉर्म हमें दिया है, साइन को इसी तरह से लिखा जाता है ना चिल्ड्रन, साइन वाले ग्राफ को इस तरह से लिखा जाता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी जब पढ़ा था एसी जनरेटर, उस वक्त हमें कुछ ऐसे इक्वेशन मिला था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, याद करो। तो साइन वेव को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, रूट, मीन और वेव फॉर्म का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। अब नीट वाले समझ ही गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है वो डिफिकल्ट क्यों है। इसको सॉल्व करना कोई हलवा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। So let's start solving. चिल्ड्रन, आई नॉट पीक वोल्टेज होता है। सो आई नॉट इज ए कॉन्स्टेंट, आई नॉट एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है। तो आई नॉट एक कॉन्स्टेंट है, और कैपिटल टी टाइम पीरियड, ये भी फिक्स्ड होता है। तो चिल्ड्रन, इस कैपिटल टी को मैं यहां बाहर लिख लेता हूं। तो इस कैपिटल टी को हम बाहर ले आए, और ये जो आई नॉट स्क्वायर है, जब ये रूट के बाहर आएगा, तो ये रूट के बाहर आएगा, ये इंटीग्रेशन के भी बाहर आ सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। जब ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा, तो बचेगा सिर्फ आई नॉट। तो इस आई नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया। बचा क्या? ये बड़ा सा रूट बचा, इंटीग्रेशन का साइन बचा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचा।
अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, चाहे आप नीट दे रहे हो या जेडब्ल्यू दे रहे हो। देयरफॉर जो आई आर एम एस है उसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई रूट टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी इन द रूट, ये पूरा रूट में जाना चाहिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टी। चिल्ड्रन ये 2 को भी आप बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है, तो ये 2 को बाहर ले लिया मैंने, रूट 2 पूरा बाहर ले लिया। अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टी इन टू अंडर रूट ऑफ 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आएगा, और कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आता है। कॉस को इंटीग्रेट किया तो साइन आया। अब ये जो 2 ओमेगा देख रहे हो, ये 2 ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाता है। इंटीग्रेशन तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो जो 2 ओमेगा है ये इंटीग्रेट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, और लिमिट है 0 से लेके टाइम पीरियड। देयरफॉर आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2 टी इन टू अंडर रूट, पहले टी का वैल्यू कैपिटल टी लिखना है, तो टी की जगह कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। तो पहले छोटू टी की जगह हमने कैपिटल टी डाल दिया, फिर छोटू टी की जगह 0 डालोगे, 0 डालोगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 डालने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां तक आप लिख लीजिए, मुझे अब पेज टर्न करना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन जो हमें अभी अभी इक्वेशन मिला था मैंने फिर से लिख दिया है। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट बाई रूट टी इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस साइन 2 ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। ये हमने वेव्स में भी पढ़ा है, ये हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी अपॉन 2 ओमेगा। तो ये ऊपर वाले ओमेगा की मैंने वैल्यू डाल दी, टी से टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टी अंडर रूट टी माइनस साइन 4 पाई। चिल्ड्रन साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, ये सब 0 होते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला 0 हो जाएगा, और ये रूट टी कट जाएगा, और आंसर आएगा आई नॉट बाई रूट 2। तो नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें डेरिवेशन समझ में नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ ये आखिरी का रिजल्ट याद रखना है जो इतू सा है, बस। तो नीट के बच्चों का काम तो सॉल्व हो गया। जेडब्ल्यू वालों को तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जेडब्ल्यू अगर देना है मतलब उन्हें आने वाले इंजीनियरिंग के 4 साल में इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन करना है। अगर अभी से इंटीग्रेशन से डर गए तो इंजीनियरिंग में क्या करोगे मेरे बच्चों। तो नीट वाले तो क्या करेंगे, डेरिवेशन स्किप कर सकते हैं और सीधा सीधा फाइनल रिजल्ट रट्टा मार सकते हैं, लेकिन जेडब्ल्यू वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए पूरा इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो चलन ये वैल्यू है आरएमएस वैल्यू फॉर ए साइनोसॉइडल फंक्शन। ये आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होती है पीक वैल्यू। तो अब मैं आपको कुछ खास बात बताता हूं। आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो कुछ ऐसी है, करेक्ट, और आप बोलते हो ये 220 वोल्ट की है।
यानी कि आप बोलते हो कि जो आरएमएस वोल्टेज मेरे घर पे आ रहा है वो है 220 वोल्ट। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आरएमएस वोल्टेज होता है वो पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रूट 2 होता है। तो ये जो पीक वोल्टेज है, देखो वोल्टेज का सबसे बड़ा वैल्यू ये वी नॉट है। तो आरएमएस को मैं क्या लिख सकता हूं, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रूट 2। चलिए ना, आरएमएस करंट के लिए जो फॉर्मूला है आरएमएस वोल्टेज के लिए भी वही फॉर्मूला रहेगा। तो आरएमएस वोल्टेज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, पीक वोल्टेज डिवाइड बाय रूट 2। तो जो पीक वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 220 इंटू रूट 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 311 वोल्ट लगभग लगभग। यानी आपके घर पे जो वोल्टेज आता है उसकी वैल्यू 0 से 311 वोल्ट तक बढ़ती है, फिर 311 वोल्ट से 0 वोल्ट पे जाती है, फिर 0 वोल्ट से नीचे माइनस 311 वोल्ट तक जाती है, फिर माइनस 311 वोल्ट से फिर 0 वोल्ट, फिर वापस से 311 वोल्ट। तो चलिए ना, अब आप 0 बोलोगे या 1 वोल्ट बोलोगे या 2 वोल्ट बोलोगे या 3 वोल्ट बोलोगे या 311 वोल्ट बोलोगे, क्या बोलोगे? वैल्यू तो लगातार चेंज हो रही है। तो ना 0 बोलना है, ना 1 बोलना है, ना 2 बोलना है, ना 311 बोलना है। इसका आरएमएस वोल्टेज बोलना है। ये पूरा सब मिला मुलू के ये वोल्टेज, ये साइनोसॉइडल वोल्टेज एक ऐसी बैटरी की तरह काम करता है जो 220 वोल्ट का है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है, जबकि हमारे घर में 0 से लेके प्लस 311, फिर प्लस 311 से 0, फिर 0 से लेके माइनस 311, इतने अलग अलग वोल्टेज अलग अलग टाइम में आते रहते हैं। लेकिन हम क्या बोलेंगे, नेट क्या बोलेंगे, सबका मिला मुलू के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 220 वोल्ट आती है हमारे घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, करंट कुछ इस तरीके का है। ऑफ कोर्स ये अल्टरनेट करंट है क्योंकि ये प्लस माइनस कर रहा है। आपको बोला है फाइंड द आरएमएस करंट फॉर द फॉलोइंग वेव फॉर्म फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो जो टाइम लेना है वो एक पूरे साइकिल का लेना है। तो चिल्ड्रन ये है एक पूरा साइकिल, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। तो जो टाइम लेना है वो कैपिटल टी है। अब तकलीफ ये है कि पिछले क्वेश्चन में वेवफॉर्म का इक्वेशन दिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, पर यहां पे इस वेवफॉर्म का कोई भी इक्वेशन नहीं दिया है। तो पहले तो वेवफॉर्म का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, फिर इक्वेशन निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट करके वो सब बहुत बड़ी मगजमारी है। तो बड़ी शांति से देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो टाइम है कैपिटल टी। अब चिल्ड्रन ये वेवफॉर्म क्या है, ये वेवफॉर्म तो एक लाइन है। बेसिकली ये वेवफॉर्म तो एक लाइन है, देखो यहां से लेके यहां तक। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता चल गया तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे बस इस लाइन का इक्वेशन पता करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे कौन है, करंट, करंट इज इक्वल्स टू एम। एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, प्लस सी। तो y की जगह करंट, x की जगह टाइम। सो अब m क्या होता है, m होता है स्लोप। स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। इस पॉइंट की वैल्यू मुझे पता है, इस पॉइंट की वैल्यू है x में t और y में माइनस आई नॉट। करेक्ट ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, x में t और y में माइनस आई नॉट। इस पॉइंट के भी मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, x में 0, y में आई नॉट। तो अगर मैं इसको y2 बना दूं तो ये x2 बन जाएगा और ये x1 बन जाएगा और ये y1 बन जाएगा। तो x1 y1 x2 y2 वैल्यू मिल गई, पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू है माइनस आई नॉट, माइनस y1 की वैल्यू है आई नॉट, अपॉन x2 की वैल्यू है t, x1 की वैल्यू है 0।
तो I इज इक्वल्स टू जो स्लोप हो गया वो हो गया -2I0 बाई टी, स्लोप की वैल्यू मिल गई, इनटू छोटू टी, प्लस C होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ये लाइन y को कहां टच कर रही है, ये लाइन y को टच कर रही है I0 पे, तो C की वैल्यू I0 हो गई। मिल गया हमें इक्वेशन। तो पहले इस लाइन की मदद से इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब RMS का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, IRMS फॉर, इसे सॉटूथ वेव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन इसे? सॉटूथ वेव फॉर्म इज रूट मीन, इंटीग्रेट करना है, और वेव फॉर्म, ये मिल गया ना वेव फॉर्म का इक्वेशन, वेव फॉर्म को स्क्वायर करना है, -2I0 बाई टी प्लस I0, इसे स्क्वायर करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसे शांति से सॉल्व करते हैं। ये 1/√t तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है वैसे भी। बचेगा आपके पास बड़ा सा इंटीग्रल 0 से लेके t। अब इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते हैं इसको। इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4I0 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर स्क्वायर, फिर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस I0 स्क्वायर, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो -2a b भी करना पड़ेगा, 2I0 t बाय टी। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कर दिया मैंने पूरा, 2a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 1/√t, बड़ा सा रूट इंटीग्रल 4I0 स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस, और यहां पे टी स्क्वायर भी है सॉरी, प्लस I0 स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 I0 स्क्वायर छोटू टी बाई टी। अब इसे करते हैं इंटीग्रेट, तो 1/√t। अब इंटीग्रेट करेंगे, देखो रूट तो वैसे ही रखना है, 4 कांस्टेंट, I0 स्क्वायर कांस्टेंट, टी स्क्वायर कांस्टेंट, टी स्क्वायर छोटू टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो वो हो जाएगा t³ बाई 3, प्लस I0 स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा, I0 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा I0 स्क्वायर इंटू टी। इंटीग्रेशन ऑफ 2 करेंगे तो क्या होता है 2t, इंटीग्रेशन ऑफ 3 करते हैं तो क्या होता है 3t, उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ I0 स्क्वायर करेंगे तो I0 स्क्वायर टी माइनस 4I0 स्क्वायर बाई टी इंटू इस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 से लेके कैपिटल टी, तो लिमिट लिखने के लिए जगह नहीं है पर आप याद रखना लिमिट है 0 से लेके कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा 1/√t इंटीग्रेशन ऑफ 4/3 I0 स्क्वायर, नीचे है टी स्क्वायर, पहले छोटू टी को डालना है हमें कैपिटल टी, तो ये हो जाएगा t³ प्लस I0 स्क्वायर इंटू कैपिटल टी माइनस ये 1 था और ये 2 था, 2 टाइम्स I0 स्क्वायर बाई टी इंटू छोटू टी को डालना है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि टी स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ये टी से ये स्क्वायर कट जाएगा, टी 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 सबके पास है, और यहाँ √t भी है, तो ये √t टी 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 सब कट रहा है। तो चिल्ड्रन जो पिछला इक्वेशन था एक बार फिर से लिख दिया है, तो इस केस में जो RMS करंट होगा वो होगा, एलसीएम ले लेते हैं 3, 4I0 स्क्वायर प्लस 3I0 स्क्वायर माइनस
6 आई नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 1 आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाय √3। ये हो जाएगी इसकी आरएमएस वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन, इस वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकालना है लेकिन सिर्फ हाफ साइकिल के लिए। चलिए पूरा साइकिल यहां से लेके यहां तक है, ये पूरा साइकिल है, लेकिन आपको सिर्फ आधे साइकिल की आरएमएस पूछी है। तो जो टाइम आपको कहा गया है वो पूरा साइकिल टी नहीं है, वो है t/2। तो आपको सिर्फ आधे साइकिल पे ध्यान देना है। तो इसके आधे साइकिल का आरएमएस हमें निकालना है। तो चिल्ड्रन आधे साइकिल के लिए इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखो, फॉर आधा साइकिल इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है? IRMS। और अब हम आधे साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाय, जो टाइम है वो t/2 है, तो इंटीग्रेशन भी होगा 0 से लेके t/2 तक। और वेवफॉर्म की वैल्यू दी हुई है हमें I0 साइन ओमेगा टी। इस वेवफॉर्म को स्क्वायर करना पड़ता है आरएमएस निकालने के लिए, इनटू dt। तो जो IRMS हो जाएगा वो हो जाएगा ये 1/, ये टाइम पीरियड को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है पूरा, ये I0 स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा I0। अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 से लेके t/2। और इसे इंटीग्रेट करना तो हमने इसी वीडियो में सीखा है। तो हो जाएगा I0 √t, ये √2 को ऊपर लिख देता हूं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। मैं दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड बाय 2 लिख देता हूं dt। तो ये हो जाएगा I0 √2 √t। अब इंटीग्रेट करते हैं, हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ टी आएगा, माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, कॉस को इंटीग्रेट करोगे तो साइन आएगा, और ये 2 ओमेगा रिपीट होता है डिनोमिनेटर में, फ्रॉम 0 टू t/2। तो ये हो जाएगा I0 √2/√t इंटीग्रेशन ऑफ, अब छोटू टू की वैल्यू t/2 डालनी है, छोटू t की वैल्यू t/2 डाल देते हैं, माइनस ये हो जाएगा 1/4 ओमेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा होता है 2π बाई टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू 2π बाई टाइम पीरियड, और छोटू t की वैल्यू t/2 डालनी है। तो ये हो जाएगा I0 √2/√t अंडर रूट, ये हो जाएगा t/4 माइनस t से t कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन 2π बचा, साइन 2π 0 होता है, ये पूरा टर्म कट जाएगा। बचा हुआ क्वेश्चन यहां कर देता हूं चिल्ड्रन। तो ये हो जाएगा I0 √2/√t इंटू √t/4। तो ये 2 1 जा 2 2 जा, √2 कट जाएगा, तो आंसर फिर से आ गया I0/√2। तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें भी I0/√2 आया था, फिर से इसमें भी I0/√2 आ गया है। तो चिल्ड्रन अभी अभी हमने 3 क्वेश्चन किए, और आपने देखा कि आरएमएस के क्वेश्चन डिफिकल्ट तो होते ही हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये टेबल याद कर लो। अगर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है तो उसका आरएमएस वैल्यू होता है I0/√2, और ये सुपर डुपर डुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, हजारों बार इस चैप्टर में ये रिपीट होगा। तो साइनोसॉइडल का वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है?
पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। चलिए ये जो वेव फॉर्म है इसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफाइड। नाम लिख देता हूं इसका। हाफ वेव रेक्टिफाइड का जो फुल साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू होता है वो I0/2 होता है। तो इसका फुल साइकिल के लिए निकालोगे तो I0/2 आएगा, और इसका अभी हाफ साइकिल के लिए निकाला, हाफ साइकिल का इसका I0/√2 है। इस वेव फॉर्म को कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफाइड। फुल वेव रेक्टिफाइड का भी आरएमएस वैल्यू लिखा है फुल साइकिल के लिए। और चिल्ड्रन इसे कहा जाता है स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव। इसका भी आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए लिखा हुआ है। चिल्ड्रन इसका फुल साइकिल और हाफ साइकिल सेम होगा। इसके भी फुल साइकिल का आरएमएस और हाफ साइकिल का आरएमएस सेम होगा। और इसके लिए भी सेम होगा। बस इसमें फुल साइकिल और हाफ साइकिल में एक फर्क है। तो मेरे हिसाब से तो एक ये 4 स्टैंडर्ड वेव फॉर्म है, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है। इन चारों के फुल साइकिल के आरएमएस और हाफ साइकिल के आरएमएस वैल्यूज आप याद कर लो। तो जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। जनरली नीट और जेडब्ल्यू में यही 4 पूछे जाते हैं, तो आपको इन चारों पे अच्छा होल्ड होना चाहिए। और एक ट्रायंगल वाला भी देख लो, ट्रायंगल वाला भी याद कर लो। ट्रायंगल वाला अभी थोड़ी देर पहले क्या था ना, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म। इसका आरएमएस आया था I0/√3 फुल साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए भी यही आता है। तो ये 5 रिजल्ट याद कर लो। जनरली यही 5 रिजल्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। याद होगा तो 10-15 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। और अगर याद नहीं है तो करते रहो इंटीग्रेशन भी सिखा दिया तुमको। अगला कंसेप्ट है एवरेज वैल्यू। और आप तो जानते ही एवरेज क्या होता है, यानी कि हम पूरे वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज मतलब मीन, जैसे आप बचपन से मीन निकालते आ रहे हो, वही है ये एवरेज का मीनिंग। तो जो अलग अलग वैल्यूज हैं वोल्टेज की, उन सबका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेव फॉर्म अपॉन टाइम फॉर विच एवरेज इज नीडेड। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ वेव फॉर्म अपॉन टाइम फॉर विच एवरेज इज नीडेड। अब चलिए आप जानते हो जब भी इंटीग्रेशन किया जाता है एरिया वर्ड आ जाता है। तो इंटीग्रेशन की जगह आप ये भी लिख सकते हो एरिया अंडर द वेव फॉर्म अपॉन टाइम फॉर विच एवरेज इज नीडेड। तो चिल्ड्रन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, या आप फॉर्मूला याद कर लो, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर साइन वेव फॉर फुल साइकिल। तो ये है साइन वेव और उसके फुल साइकिल का एवरेज पूछा है। चिल्ड्रन इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, फट से हो जाएगा। देखो ये होता है फुल साइकिल। आधे साइकिल के लिए साइन वेव पॉजिटिव है और आधे साइकिल के लिए एग्जैक्टली नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का एवरेज करोगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका जो आंसर है द एवरेज करंट फॉर साइन वेव फॉर फुल साइकिल इज 0। फट से आंसर आ गया। क्योंकि देखो ना, अगर आप इसका एवरेज लोगे, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, एवरेज क्या आएगा? 0। तो इसीलिए जनरली साइन वेव में हम पूरे साइकिल का एवरेज नहीं निकालते, वो 0 ही आने वाला है, कुछ खास नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर साइन वेव फॉर हाफ साइकिल। अब आधे साइकिल के लिए आपको करना है, तो अब जो टाइम लोगे आप वो आधे साइकिल का टाइम लेना है, T/2। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वेव फॉर्म अपॉन टाइम। टाइम कितना लेना है? T/2। ये कौन सा वेव है? साइन वेव, जिसकी पीक वैल्यू क्या है? I0। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव को? I0 साइन ओमेगा टी अपॉन T/2।
और इंटीग्रेशन भी 0 से t/2 तक होगा। तो ये t/2 को मैं 2/t लिख सकता हूं, करेक्ट ना, बाई 2 को ऊपर ले लिया। आई नॉट तो कांस्टेंट है, आई नॉट कांस्टेंट है। साइन को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा कॉस, और ये जो ओमेगा है ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करना है 0 से t/2 तक। तो ये हो जाएगा 2/t आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा। पहले t की वैल्यू डालना है t/2, फिर छोटू t की वैल्यू डालना है 0, सॉरी कॉस 0, छोटू t की वैल्यू 0 डालेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/t आई नॉट बाय ओमेगा होता है 2π/t, तो ओमेगा को लिख दिया 2π/t। कॉस ऑफ ओमेगा तो होता है 2π/t इंटू t/2 माइनस कॉस 0 होता है 1, तो ये t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट बाई पाई। चलो मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो कॉस नहीं माइनस कॉस आता है, तो यहां माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा। ये हो गया कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1, -1 हो जाएगा -2, पर बाहर ऑलरेडी एक माइनस है, -2 से इस माइनस को हम काट देंगे, तो क्या बचेगा 2i0/पाई। तो साइनोसॉइडल वेव फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू 2i0/पाई होती है हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि फुल साइकिल का आंसर तो 0 है। तो चिल्ड्रन अब इसे याद करने की जगह एक टेबल याद कर लो आप। तो ये टेबल आपके सामने, इस टेबल को याद कर लो। अभी अभी हमने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का आंसर देखा 2i0/पाई, फुल वेव रेक्टिफाइड का आंसर भी 2i0/पाई ही आने वाला है एवरेज। हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए कैलकुलेशंस करेंगे तो 2i0/पाई ही आएगा हाफ साइकिल के लिए। मैं ये सब हाफ साइकिल के वैल्यूज है, इसका फुल साइकिल का वैल्यू निकालोगे तो i0/पाई आएगा, इसका हाफ साइकिल का एवरेज निकालोगे तो i0 आएगा। ये सब हाफ साइकिल के वैल्यूज है, और यहां पे फुल साइकिल का लिखा है, इसका फुल साइकिल का वैल्यू ये है, इसके फुल साइकिल का वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आधे टाइम प्लस आधे टाइम माइनस। सिमिलरली इसका भी फुल साइकिल का एवरेज 0 होगा, प्लस माइनस। और इसके फुल साइकिल का वैल्यू 2i0/पाई ही रहता है। तो हर एक का कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, उससे बेटर है आप ये पूरा टेबल याद कर लो, आने तो एग्जाम में यही वाले हैं। सो यू रिमेंबर दिस टेबल। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म्स दी हुई है और एवरेज करंट पूछा है। ये क्वेश्चन दिखने में भयानक है, पर है बहुत आसान। ये देखो, ये एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, तो इसका एक साइकिल यहां से यहां तक है, तो ये 0 t 2t, एक साइकिल का टाइम पीरियड t होता है ना, तो ये एक साइकिल, दो साइकिल, 0 t 2t। आपको पूछा एवरेज करंट फॉर फुल साइकिल, तो एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ वेवफॉर्म dt अपॉन टाइम। फुल साइकिल बोला है तो टाइम कितना लेना है? 0 से t। और चिल्ड्रन इंटीग्रेशन ऑफ वेवफॉर्म को आप एरिया भी तो लिख सकते हो, और इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। इस वेवफॉर्म का एरिया, ये तो ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस है t और हाइट है i0, बेस t हाइट i0, बस डिवाइड बाई t, t से t काट दो, मिल गया पूरे साइकिल के लिए इसका एवरेज i0/2। इजी क्वेश्चन। अब चिल्ड्रन दो डेफिनेशंस होती हैं, वो दो डेफिनेशंस आप याद कर सकते हो। एनसीईआरटी में तो इनके बारे में नहीं दिया है, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नीट में शायद 1 से 2 बार पूछ लिया है इसे, और जेडब्ल्यू में भी शायद 1 से 2 बार पूछ लिया है। रेयर है कि इन्हें पूछा जाएगा, पर फिर भी मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको बता देता हूं। चिल्ड्रन फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू फॉर फुल साइकिल डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल।
ये फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन होता है। और एक पीक फैक्टर नाम की चीज होती है। पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू फॉर फुल साइकिल। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है, तो आपको साइन वेव का आरएमएस वैल्यू पता होना चाहिए। वो टेबल में आपको लिख के दिया है। टेबल में देखो साइन वेव का आरएमएस वैल्यू कितना है, वो होगा I0 बाई √2। और साइन वेव का एवरेज वैल्यू क्या है वो भी आपको निकाल के दिया, 2I0 बाई पाई। तो ये I0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू π/2। तो ये हो जाएगा π/2√2। तो ये है फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन वेव। उसी तरह से आप फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर अलग अलग वेव्स के लिए निकाल सकते हैं अगर आपको उनकी ये वैल्यूज याद है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जो 2 टेबल दिए वो बहुत अच्छे से याद कर लो।